Hello, dear students of class 6. So, this is your history's last chapter of this year, The Glory of भारतवर्ष. रियली में काफ़ी बढ़िया चैप्टर है. रियली में ये अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, स्पेशली इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. हर एक चीज़, हर एक लाइन को अच्छे से सुनना पड़ेगा. So please be there. Let's start with the first paragraph. हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा. नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं. एंड हियर इट इज. सो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 8th century. We have gathered information about the rulers and heritage of various ages. India is a huge nation like subcontinent. Since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. भाई सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए. ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक छोटा सा नमूना. कई सारे राजा आए चले गए. एंशिएंट टाइम से मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की. इंडिया इतना बड़ा नेशन है कि एक सब कॉन्टिनेंट समझ लो. एंशिएंट टाइम से यहाँ पर काफ़ी सारे ट्राइब्स मतलब आदिवासी एंड सब ट्राइब्स इंडिया में आए और गए. कुछ लोग यहाँ पर रह गए, कुछ लोग चले गए. यहाँ आने का कारण है यहाँ की प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब यहाँ पर देश में डिफरेंट चीज़ें हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, मतलब काफ़ी सारे राजाओं के पास अपना कल्चर है, पैसा है, धन है, दौलत है, सो मेनी थिंग्स एज यू कैन से. ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी. भाई इंडिया की डाइवर्सिटी मतलब इंडिया के अंदर जो चीज़ है, अलग प्रकार की लैंग्वेज, ड्रेस, खाना, बोली, भाषा, अब धर्म, ये और कोई देश में पूरे अर्थ के ऊपर है ही नहीं. इसलिए हमारा इंडिया क्या बन गया? कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जहां डाइवर्सिटी है वहां पर यूनिटी है. अगर आप लोग साथ में रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश की कला, आर्ट मतलब कला, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स एंड सोशल लाइफ्स. आज हम ग्लोरियस हेरिटेज हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे. यहीं पे आप ध्यान से रहिएगा, इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं. प्लीज बी देयर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था. एग्रीकल्चर मतलब खेती. सो जैसे लिखा है यहाँ पर, मैक्सिमम फूड जो आज हम खाते हैं डेली लाइफ में वो कहाँ से आता है? फार्म मतलब खेतों से. फार्मिंग की शुरुआत एंशिएंट इंडिया से है. उसके कुछ फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे हैं, उसके कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को. उस जमाने में काफी सारे टूल्स इरिगेशन के लिए यूज किए जाते थे और बनाए गए थे. टूल्स मतलब हथियार. एंशिएंट टाइम्स में व्हीट, बैर्ली, पैडी, ज्वार, मिलेट, सीसम, पीज वगैरह कल्टीवेट मतलब उगाया जाता था. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने हजारों साल पहले ये सब उगाया जाता था, ये कैसे मालूम पड़ा? तो ये मालूम पड़ा है काफी सारी इंफॉर्मेशन. जैसे जब खुदाई होती है ना जमीन के अंदर से, तो पहले के जमाने की काफी सारी चीजें जैसे कि ये टूल्स होते हैं खेती के वो निकले. दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए थे, वहां से इंफॉर्मेशन मिली. काफी पुरानी जो बुक्स मिली है उसके अंदर लिखा गया था. उसके ये जो व्हीट, बैर्ली ऐसे फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कुछ रिमेनिंग्स भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को मिले हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि उस जमाने में ये सब उगाकर खाते थे. तो सोचो एग्रीकल्चर कितना पुराना हुआ. लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स. किस तरीके के टूल्स उपयोग होते थे? जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो. सो वहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाव है. जमीन खेड़ने के लिए उपयोग होता है, टू प्लाव द फील्ड. सो ये एग्रीकल्चर टूल वहां से मिला था उस साइड से. बट प्लाव का जो शेप देखिए ये टॉय का है, मतलब टॉय मिला था. और टॉय कब बनेगा? जब रियलिटी में ऐसी कोई चीज होगी तो उसका टॉय बनेगा ना. तो ये टॉय मिला था, रियल है ये. सो ऐसा हम बोल सकते थे कि उस जमाने में फार्मर्स प्लाव का इस्तेमाल करते थे. उसके अलावा ये आयरन के टूल्स, आयरन के हथियार, ये भी वहीं से मिले हैं. इसमें एक्स हैं फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए. फ्रंट पोर्शन ऑफ प्लाव जो यूज होता है प्लाव. इवन सिकल, एक्स, काफी सारी चीजें मिली हैं. ये म्यूजियम में रखे गए हैं. आप इंटरनेट पे ज़रा देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगे कहाँ पर रखे गए हैं.
ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आपको सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाद में बात करना चाहूँगा इरिगेशन की। तो भाई उस जमाने में विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड द किंगडम्स टू सर्वाइव। अगर आपका किंगडम बहुत रीच नहीं है, लोग रीच नहीं है, तो क्या होगा, किंग और किंगडम को सर्वाइव करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स इंपॉर्टेंट स्टेप थे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। इरिगेशन भी धीरे धीरे प्रूव हो गया कि यूजफुल चीज है। इरिगेशन मतलब पानी कैसे देना है, कहाँ से पानी लाना है, कुआं खोदना है या फिर नदी से लाना है, किस तरीके से लाएंगे। तो ज्यादातर कहाँ रहना पड़ेगा आपको, नदी के बाजू में ही फार्मिंग करना पड़ेगा ताकि पानी आसानी से मिलता रहे। उस टाइम पे कैनल्स, वेल्स, लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वर्स भी क्रिएट किए गए थे। बोलो अब आप इसको देखिए, ये तीनों फोटोग्राफ्स उस जमाने के पानी को स्टोर करने के लिए, स्पेशली पीने के लिए और इरिगेशन करने के लिए, इस तरीके से ये लोग कैनाल, वेल, लेक्स आर्टिफिशियल बनाते थे। ये सब भी वहां पर मौजूद है। देखो बोला ना मैंने, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको जानने को मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। प्लीज बी देयर। आगे मैं बात करना चाहूंगा, यस ये एक फोटोग्राफ है, आप इसको देखते रहे और समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी मैं बात करूंगा एंशिएंट इंडिया में रूरल लाइफ, गांव की लाइफ। सो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की मैं बात करूं विलेजेस की, वहां के जो हेड होता है, हेड उसको बोलते हैं ग्राम भोजक। कि एक इंटरनेट से फोटो ली है, शायद किसी ग्राम भोजक की है या नहीं, 100% मालूम नहीं है, पर मुझे ये फोटोग्राफ मिली है। यूजुअली पीपल, उनकी ही फैमिली के जो लोग होते हैं वही इनकी पोस्ट, मतलब इनका बेटा ही आगे जाके ग्राम भोजक बनेगा, फिर उनका बेटा ग्राम भोजक बनेगा, फिर जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहेगा। इसे हम बोलते हैं पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। ग्राम भोजक उस गांव का सबसे बड़ा लैंड ओनर, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, वही ग्राम भोजक हुआ करते थे। दिस लैंड ओनर यूज्ड टू कीप पीपल ऑन रेंट टू डू फार्मिंग। किंग आल्सो गेव हिम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आल्सो। भाई ये ग्राम भोजक का काम सिर्फ ग्राम भोजक नहीं, पर ग्राम भोजक का मतलब है उसके पास जमीन है तो वो लोगों को क्या करेगा, रेंट पर रखेगा फार्मिंग के लिए, फिर अनाज उगा के बेच के पैसा कमाएगा। तो किंग को लगा कोई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो उसको थोड़ा काम दिया जाए। तो किंग ने बोला कि तू गांव वाले लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर, जो हमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए उसके ऊपर ध्यान दे, कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा है। ये सब काम भी ग्राम भोजक को मिलता था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन सदर्न इंडिया। याद रखना, बिग लैंडलॉर्ड्स मतलब बड़े बड़े जमींदार लोग, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। एक तो छोटी जमीन वाले लोग, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिससे हम कहेंगे दास दासी नौकर, है ना, उसे कहेंगे लैंडलेस लेबरर्स। अभी मैं बात करना चाहूंगा लाइफ इन टाउन्स। उस जमाने में शहर कैसे हुआ करते थे। मोस्ट ऑफ द सिटीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद्स अबाउट 2500 years ago। यार 2500 साल पहले के जो शहर थे, सिटीज, उनके जो कैपिटल्स, मतलब शहर का मतलब है महाजनपद्स, और उनके कैपिटल्स बड़े बड़े सिटीज हुआ करते थे। दिस सिटीज वर प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफिकेशन। उसकी चारों तरफ दीवारें बनाई जाती ऊंची ऊंची ताकि कोई हमला ना कर दे। स्फेरिकल वेल्स, अगर आप देखो तो स्फेरिकल वेल्स भी वहां से मिले हैं, उसे हम कुएं कहते हैं, कुएं। और इसको यूज करते थे फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन्स, डस्टबिन के लिए। आप एक फोटोग्राफ देख सकते हैं, मैंने ली हुई है। भाई उस टाइम में जो रूरल एरियाज के लोग थे एंड अर्बन एरियाज, दे यूज्ड टू ईट व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स, ऐसा बताया जा रहा है। फिश भी खाते, मीट भी खाते, तो उनका फूड भी यहाँ पर बताया गया है। हुई ना काफी इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया की इंफॉर्मेशन। तो लगे रहो इस वीडियो के ऊपर, आगे बढ़ते हैं हम। उस जमाने में जो मेन एंड विमेन थे वो क्या पहनते, 2 तरह के क्लोथ पहनते थे। द क्लोथ दे वोर, लोअर पार्ट का जो था उसे NIVI, नीवी बोलते हैं, नीवी। और जो अपर पार्ट का क्लोथ था उसे हम बोलेंगे VAAS, वास। समटाइम्स दे रैप्ड अ क्लोथ, इसने कैसे पूरा अपने बॉडी पे, बदन पे एक कपड़ा लपेट लिया है, उसे बोलते थे अधिवास या अधिवास। होप आपको ये तीनों नाम याद रहेंगे, नीवी, वास एंड अधिवास। हिस्टोरियंस ने इंडिया की आर्ट को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक है फाइन आर्ट्स, दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप लोग सोच रहे होंगे फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है। भाई फाइन आर्ट्स का मतलब होता है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, लिखना, लिटरेचर मतलब जो पोएम्स हैं, स्टोरीज लिखना, घर बनाना, आर्किटेक्चरिंग, म्यूजिक बनाना, क्ले के बर्तन बनाना, जितनी भी चीजें आप बनाते हो, मूर्तियां वूर्तियां, गणपति की मूर्तियां बनती है ना। जबकि परफॉर्मिंग आर्ट्स है मतलब डांस करना, ड्रामा करना, एक्टिंग। सो इस तरीके से 2 टुकड़ों में इंडियन आर्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। अब मैं आगे बताना चाहूंगा आपको। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में लिटरेचर, मतलब राइटिंग वर्क्स। इंडियन का लिटरेचर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो रिलीजियस, दूसरा नॉन रिलीजियस, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स।
तो चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ रिलीजियस लिटरेचर, मतलब धर्म का लिटरेचर, धर्म के बारे में लिखा गया है। तो हमारे यहाँ जो है उसे हम कहेंगे वेदास। वेदास हमारे इंडिया के सबसे पुराने हिंदू धर्म का लिटरेचर है। यहाँ पर टोटल 4 वेदास है, मतलब 4 टेक्स्ट बुक्स हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेदा। होप आप लोगों ने ये नाम कहीं पहले सुने होंगे। उसके अलावा जो ब्राह्मण टेक्स्ट होता है, ब्राह्मण टेक्स्ट है, आर्यन का जो टेक्स्ट है, ये भी वेदास को एक्सप्लेन करते हैं। इन विच शतपथ ब्राह्मण, ऐसे भी कुछ बुक्स हैं जो ब्राह्मण ने लिखी हैं, जैसे एक है शतपथ ब्राह्मण, गोपनाथ ब्राह्मण, तीसरी है बृहंदरन याक, बृहंदरन याक, गोपनाथ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण्स के द्वारा, मतलब ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई बुक्स है। आपको एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर जानना है, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा रुकिए जरा, फेमस रामायण एंड महाभारत, ये एपिक्स है, सबसे पुराने हैं। दे आर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजियस। इसके अंदर आपको एंशिएंट इंडिया का कल्चर और धर्म सब कुछ मिलेगा। अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है तो महाभारत और रामायण को डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, और रामायण लिखा था वाल्मीकि जी ने। महाभारत पहले जय संहिता नाम से जाना जाता था, फिर धीरे धीरे इसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिखे गए, फाइनली ये बन गया महाभारत। सिमिलरली रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा है, इसमें राम भगवान की सोशल लाइफ और मोरल स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा गया है। ये जो नेक्स्ट बुक है 108, मतलब 108 उपनिषद्स, ओरिजिनल इंडियन कंपाइलेशन कथा, ओरिजिनल इंडियन कंपाइलेशन मतलब कथाएं हैं अलग अलग भगवान के ऊपर। आप ये फोटोग्राफ देखिए, काफी सारी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है केना है, प्रसना है, मुंडाका है, मंदुकिया है, ईशावश्यम है, चंदोगया है। ये सारे उपनिषद बहुत ही ग्रेट इंडियन फिलोसॉफी के बेस के ऊपर है, एक अच्छे विचार के ऊपर। उसके अलावा हमारे जो पुराणाज है, 18 पुराणाज ये रहे, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो अपने दादा दादी को पूछो। सो ये मैंने जस्ट रियल फोटोग्राफ्स इंटरनेट से लेकर आपको बताया है। होप आपको समझ में आएगा लिटरेचर इन इंडिया क्या है। इसके अलावा काफी और है, रुक जाइए, अभी हम धीरे धीरे आते हैं अब बौद्ध धर्म के ऊपर। सो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें बुद्धा और जैन इनके धर्म के बारे में मिली है, वो है कुछ बुक्स हैं। द ओरिजिनल टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, उसे हम कहेंगे त्रिपिटका। याद रखिए त्रिपिटका, जिसके अंदर सुक्ता पिटिका, विनया पिटिका, अभिधम पिटिका, इसके अलावा जैसे कि कुछ और भी बुक्स है, दिद्ध निकाया, अंगुतार निकाया, मज्जिम निकाया। उसके अलावा मिलिंद पानो ऑफ नागसेन, श्री मूल कल्पा ऑफ आर्य मणिजशी, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इन सभी में से जो 2 हैं वो तिबेटियन लैंग्वेजेस में लिखे गए, जिसका नाम है कंग्यूर एंड टेंग्यूर। ये मिथिकल स्टोरीज हैं, मतलब जटाका टेल्स। आप सर्च करना इंटरनेट पे जटाका टेल्स, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। इसके अलावा और भी नाम है, दिद्धा निकायो, मज्जिम निकाया, ये सब भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है भाई। उसके अलावा कुछ और भी है, रुक जाओ। बृहद कथा, हरिवंश पुराना, वासुदेव हिदी, सिद्धेम शब्दानुशासन, द्वाश्रय एंड किरीट कुमुदी, ये सब मेन टेक्स्ट है उस जमाने के। किसके बारे में, कौन से धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के। जितनी इन्फॉर्मेशन बुक में मैंने यहाँ पर दी है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा जैन के जो कुछ टेक्स्ट है, जिसको हम कहेंगे आगम टेक्स्ट, ऐसे टोटल 12 है। कितने? 12। The ancient Jain literature is divided into 4 पर्व्स and 12 अंगा, मतलब 14 पर्व और 12 टेक्स्ट में डिवाइड कर दिया गया है जैन की बहुत बड़ी टेक्स्ट में। इसमें से मेन है आगम्स, आचारंगा एंड वितलिक, दशा वितलिक सूत्र। तो ये सारे बुक्स के नाम है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसके अलावा भाई अब नॉन रिलीजियस, फोटोग्राफ देखिए आप, लिटरेचर टेक्स्ट हुज कंटेंट इज अदर देन रिलीजियस, धर्म के अलावा का जो कंटेंट होता है जिसमें धर्म के बारे में लिखा है, जिसे बोलते हैं हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इसमें पोएम्स होते हैं, ड्रामास, कलोट्स मतलब प्रशस्तिस, ग्रामर टेक्स्ट, स्मृतिस, स्मृति मतलब हिंदू के लॉज, जिसमें एक है ये मानुस्मृति या मनुस्मृति कहो, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति, नारद स्मृति कहेंगे। उसके अलावा बहुत ही फेमस बुक है, ये है अर्थशास्त्र, चाणक्य मतलब कौटिल्य ने लिखा है, कौटिल्य ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आपको टाइम मिला तो इसको जरूर से पढ़ना। सो मैं आगे बढ़ूंगा। 2 पेजेस तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, अब ये 2 और पेजेस करने हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेज एंड पोएम्स वर रिटन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में काफी सारी पोएम्स भी लिखे गए हैं, काफी सारे ड्रामास भी लिखे गए हैं।
तो हम उनके बारे में बात करते हैं ज़रा। भाई इसमें बहुत सारी जो पोएट्स हैं जैसे कि महाकवि भाष, कालिदास, शूद्रक, भारवी, ऐसे बहुत सारे इंडिया के फेमस पोएट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। जो एक वर्ल्ड फेमस है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है मेघदूतम, चौथी बुक का नाम है, आप ये नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कीर्तार्जुनम। इसके बाद है स्वप्नवास वदतम और इसके बाद है मृच्छकटिकम। ये सारी बुक्स में पोएम्स हैं, नाटक मतलब के ड्रामाज लिखे हैं उस ज़माने के, जो हमारे राजा महाराजा के या उस दरबार में जो पोइट्स हुआ करते थे उन लोगों ने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा ले चलता हूँ आपको साउथ इंडिया की तरफ। स्पेशल लिटरेचर जिसको बोलते हैं संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस ज़माने में। इट वॉज कंपोज्ड इन फर्स्ट 3 centuries अबाउट 1600 फोक पोइट्स। कितने? 1600 पोइट्स उस ज़माने में जिन्होंने कंपोज किए हैं सो मेनी पोएम्स इन 3 संगम्स, मतलब 3 मीटिंग्स में। कहाँ पर मीटिंग हुई थी ये 3? मदुराई में। और उनका जो लिटरेचर है, मतलब उन लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रहा फोटोग्राफ, देखिए, शिल्पादिकरम या शिल्पादिकरम। इसके बाद है मणि मेखलाई, ये रही मणि मेखलाई। ये बहुत ही उस ज़माने के इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स रहे हैं, समझ में आएगा। अभी आपको ये सब बुक्स पढ़नी नहीं है, अभी आपको सिर्फ इनके बारे में जानना है। थोड़ा कॉलेज तक आ जाओ, फिर आपके बारे में आपको ये सब बुक्स पढ़ने का चांस मिलेगा डेफिनेटली। उसके अलावा जो बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट है संस्कृत में, पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रामर बुक है ये, जो 5th century BC में बनाया गया था। उसके बाद अशोका के ज़माने में उनके टाइम में उनके दीवारों के ऊपर, स्तंभ के ऊपर जो लिखा गया था, जब हमारा अशोका बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करे थे, उन्होंने ये मैसेज छपवाए थे। तो ये भी एक तरीका का टेक्स्ट ही हुआ ना, भले बुक में नहीं लिखा है। देखिए ये अशोक स्तंभ कितना सारा लिखा हुआ है, तो ये भी तो हमें जानकारी देता है हमारे एंशिएंट ज़माने के बारे में भाई। हालांकि प्रॉब्लम ये है इस लैंग्वेज को पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट है। आई थिंक प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी उस ज़माने में, संस्कृत प्राकृत। भाई आगे लिखा है साइटेशन पोइट्री एंड टेक्स्ट डेवलप ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता एज के दौरान लोग पोइट्री बहुत गाते थे, टेक्स्ट बहुत लिखते थे, क्योंकि वो गोल्डन एज था। हरिसेन, याद रखना, हरिसेन हु वाज राइटर ऑफ समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रशति। समुद्रगुप्ता के दरबार में बैठने वाले हरिसेन जिन्होंने ये लिखा था, क्या लिखा था? प्रयाग प्रशति नाम की बुक समुद्रगुप्ता के बारे में। वीरसेन सभा हु वाज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ उदयगिरी। इसके अलावा हर्ष, मतलब के हर्ष जो हमारे राजा थे, जिनके बारे में हर्ष चरिता में लिखा है बाना भट्टा ने। तो ये सब उस ज़माने के फेमस राइटर्स थे जिन्होंने किंग्स के बारे में लिखा था उनकी बुक्स में। तो हमको उनकी बुक से जानकारी मिलती है कि वो किंग कैसा था, उनका राज कैसा था, वो कैसे बिहेवियर था एंड ऑल, सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिखी है। आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। अब देखिए ये क्या है, गुप्ता एज। गुप्ता एज के दौरान लिखे गए ये मैसेजेस, देखिए ये हरिसेन का फोटोग्राफ है। ये गोल्डन एज क्यों कहते हैं भाई? गोल्ड कॉइन्स छापे थे उसने। चलो और थोड़ा आगे ले चलता हूँ। अब मैं तीसरी बुक्स के बारे में बात करूँगा, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आए थे उस ज़माने में, उन्होंने क्या लिखा था। काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, जिसके नाम, कुछ के नाम पता है, किसी का नाम नहीं भी पता है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इंडिया के कल्चर के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में। जिसमें से एक ग्रीक एम्बेसडर ये फोटोग्राफ में है, ये है मेगास्थीन का भारत वर्णन। उसकी बुक में उसने भारत के बारे में लिखा था। मौर्यन, गुप्ता एज के दौरान वो यहाँ आया हुआ था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य में वो आया हुआ था। ही हैज़ रिटन एन एक्सीलेंट बुक जिसका नाम है इंडिका, जिसमें अंदर हमको मॉडर्न एज की रॉयल लाइफ और गोल्डन एज के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसे ही एक और बुक एक ग्रीक सेलर ने लिखी थी, ये रहा टॉलेमी। एक ग्रीक सेलर जिसका नाम है टॉलेमी, इसने लिखी थी ज्योग्राफी के ऊपर बुक्स, जो इन्फॉर्मेशन देता है इंडिया के पोर्ट्स। मतलब उस ज़माने में तो गूगल मैप था नहीं, तो भी इस भाई साहब ने इंडिया में अगर पहुंचना है तो कौन से पोर्ट से उसका मैप बनाया हुआ था, पूरी बुक लिखी थी। इसके अलावा एक फाहिन नाम का चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो भी इंडिया में आया था ड्यूरिंग चंद्रगुप्त II, क्योंकि चंद्रगुप्त II पीरियड बहुत ही फेमस था यार। उसके अलावा एक और है यूनसैंग, ये भी आया था एम्परर हर्षवर्धन के टाइम पे। उसने भी यूनिक डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया के सोशल लाइफ, रूलर और कल्चर के बारे में। तो देखा
ये तो सिर्फ 4 नाम है, ऐसे कितने लोग आके चले होंगे जिसकी जानकारी हमें है ही भी नहीं। क्या जाने इन फ्यूचर हमको और जानकारी मिले अलग अलग जगहों से इन फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ 4 लोग आएंगे, काफ़ी सारे लोग आएंगे। अब हम बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में, ट्रेडर्स न्यू रूट। ट्रेडर्स न्यू रूट का मतलब क्या है, जरा ये इस मैप को देख लो। एंशिएंट इंडिया में इंडिया वाज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स and trading of various commodities with foreign countries. India's prosperity was at its peak due to trade. बिजनेस करना है तो आपको अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अभी आप देखिए यूरोप, इजिप्ट, राइट, अरेबिया, पर्शिया, इंडिया, चाइना, जावा, है ना, सोमालिया, ये लोग यही रास्तों से एक कंट्री से दूसरी कंट्री आया जाया करते थे बिजनेस के पर्पस के लिए। कोई चीज़ खरीदनी हो तो इंडिया आते हैं, जैसे कि मसाले, कॉटन, इंडिगो कलर, है ना, सोना चांदी, दूसरे कंट्रीज़ में ले जाकर बेचना हो, फिर दूसरे कंट्री में बनाकर वापस यहाँ पर लाना हो। सो ये सब होता था। तो ये रूट आप देख लीजिए, ये है रास्ता, बिजनेस रास्ता। उस ज़माने में बोट थी भाई, एरोप्लेन थे नहीं। ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू लैंड रूट्स, सी पोर्ट्स, जैसे कि ये है लोथल का फोटोग्राफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट था। ये नदी है, यहाँ से देखिए ये बोट में सामान लोड करके इस रिवर में इस बोट के थ्रू ले जाया जाता था सामान, क्योंकि लोथल एक डॉकयार्ड हुआ करता था जहाँ सामान लोड और अनलोड होता था। ये वेयर हाउस भी था। यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर सी ट्रांसपोर्ट होता था। लोथल गुजरात में है। चलिए आगे का पैराग्राफ में ये फोटोग्राफ देख लीजिए। लोथल के जो लोग थे ये मिट्टी से, मतलब पॉटरी यूटेंसिल्स बनाते थे मिट्टी से बनने वाले, और काफ़ी डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज भी पहनते थे। इसके अलावा कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, मसाले, ये भी सेंट्रल एशिया में, यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया में इंडिया से एक्सपोर्ट, ये सब आपने आगे बोर्ड देखी ना, इसमें ये सब चीज़ें जाती थी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जैसे कि खंबात, भरूच, सोपारा, है ना, ताम्रलिप्ति, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, स्पाइसेस, सिनामो, टिम्बर, ये सब एक्सपोर्ट होता था पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया से। भाई गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी इंपोर्ट होते थे। आगे लिखा है कि काफ़ी सारे लोग चाइना से यहाँ आते थे। चाइना से कुछ लोग अपने पैदल चल के आते, कुछ लोग हॉर्स बैक मतलब घुड़सवारी करके आते। दे यहाँ पर आते क्या लेकर आते, सिल्क क्लोथ लेकर आते वहाँ से, और धीरे धीरे वो रूट फेमस हो गया सिल्क रूट नाम से। जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ थे वो लोग यहाँ से चाइना जाते सिल्क खरीदने के लिए। द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम्स वर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड रूट। तो ये सिल्क रूट था, इसमें कौन से व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग थे कि चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम के लोग। तो भाई हुआ ना इंडिया बहुत फेमस। हाँ, आगे का टॉपिक है हमारा भाई पेंटिंग्स इन एंशिएंट इंडिया। भाई यहाँ पर मैं करना चाहूँगा स्टॉप, क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया है भाई, आप भी कंटाल जाओगे। एक साथ में कितना नॉलेज लोगे आप। सो पेंटिंग्स इन इंडिया मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। फटाफट से अच्छी सी कमेंट कर दो मेरी वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, मेरे बारे में। और हाँ यार, मेरे पेज को मतलब मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वो क्लास के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करके बोलो कि चैप्टर पढ़ ले भाई।